गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। आजकल जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो आप जो मार्केट में प्रोडक्ट देख रहे हैं, दीज आर ड्यू टू दीज काइंड ऑफ एंटरप्राइजेज दैट आर ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर ऑपरेट्स नॉट ओनली इन अ सिंगल कंट्री बट मोर देन वन नेशन। मोर देन वन नेशन और वन कंट्री का मतलब हो गया इंटरनेशनल लेवल। तो ऐसे एंटरप्राइज जो एक ही देश में सर्विस ना दे के अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ कहाँ, ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज कहे जाते हैं। इसको एमएनसीज नाम से भी जाना जाता है। एमएनसीज का मतलब हो गया मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मल्टी मतलब कई सारे, नेशंस मतलब अलग अलग देश, कॉरपोरेशंस मतलब कंपनीज को कॉरपोरेशंस बोला गया है, एमएनसीज बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो एमएनसीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, क्या होते हैं ये। तो इसके बारे में डिटेल दे रहा है कि क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें। हमारी जो डेफिनेशन है, जो हमको पढ़ना है, वो यहाँ से शुरू होता है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज 10 आर, यहाँ से देखिएगा, ग्लोबल एंटरप्राइजेज 10 आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूज हैं। क्यों है ह्यूज? ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज कितने तरीके से हम बात करते हैं, दो तरीके से। पहला, इनके पास ह्यूज कैपिटल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की कैपिटल, पैसा होता है, क्योंकि एक देश से ज़्यादा देशों में ऑपरेशन करना है। दूसरा, इनके पास क्या होती है? ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहती है, और साथ ही साथ मशीनरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी मात्रा में, इसीलिए इनको ह्यूज बोला गया है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस which extended their industrial and marketing operations through a network of their branches। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश तो एक नेशन में होते हैं, यानी कि ये निर्माण, यानी कि जब ये इस्टेब्लिश होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जैसे हम पढ़ा था ना इनकॉर्पोरेशन में, इनकॉर्पोरेट तो एक ही नेशन में होंगे, लेकिन अपनी ब्रांचेस के थ्रू ये वेरियस नेशन में ऑपरेशन करते हैं। वेरियस नेशन में क्या करते हैं? ये ऑपरेशन अपने करते हैं। सेवरल कंट्रीज, ये देखो, ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज इन द सेवरल कंट्रीज। देयर ब्रांचेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनकी ब्रांचेज को क्या बोला जाता है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स। मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स किसकी ब्रांच को? एमएनसीज की ब्रांचेस को, जो कि इंडिया में भी कई सारे अवेलेबल है। नेस्ले हो गया आपका, उसी तरह से बहुत सारे हो गया, कॉलगेट है, नेस्ले है, आगे को हम बढ़ेंगे जैसे कि पेप्सिको हो गया। ये सारे के सारे क्या है? मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स हैं। इन ये कंपनी ऑपरेशन तो है इंडिया में भी और कई और देशों में भी, लेकिन ये क्या है? रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड किसी और नेशन में होते हैं, इनका हेड ऑफिस कहीं और होगा। दीज एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन सेवरल एरियाज प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट विद देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी एक्सटेंडिंग ओवर अ नंबर ऑफ कंट्रीज। अलग अलग देशों में अपने ऑपरेशन को ये अंजाम देती हैं। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट्स। ये केवल एक और दो प्रोडक्ट में भरोसा नहीं करती हैं, बट इंटेंड्स स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑल ओवर। लेकिन ये क्या कहते हैं? एक या दो प्रोडक्ट को एक ही जगह में नहीं बेचना चाहेंगी, ये अपनी ब्रांचेस फैला देती हैं कई सारे नेशंस में। दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी इनका इम्पैक्ट है, बहुत सारी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है। इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा? इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलें तो, क्योंकि ये किसी देश में किसी देश में क्या करती है? मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो प्रोडक्शन किसी देश में देती हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन होगा, तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काम आती हैं। और साथ ही साथ कंपनी अपने यहाँ क्या करेगी? उस कैपिटल का इस्तेमाल करेगी। तो ये है मल्टीनेशनल कंपनी की एक डेफिनीशन। इतनी डेफिनीशन बहुत है, जहाँ तक मैंने आपको बोला था यहाँ तक बहुत है, ठीक है। सेवरल एरियाज यहाँ तक चलिए, यहाँ नंबर ऑफ कंट्रीज तक आप कर देंगे तो दैट इज़ वेरी गुड, यहाँ तक अगर आपने समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स मतलब खूबियाँ। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, इसके पास बहुत सारा पैसा होता है, कैपिटल होती है। These enterprises are characterized by possessing huge financial resources।
इसकी पॉजेसिंग यानी कि अपने पास रखती हैं, एंड द एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी पे भरोसा आसानी से कर लेता है और इनको फंड्स आसानी से मिल जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। दे आर एबल टू टैप फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी का जो होता है कि क्या नाम बताते हैं, मार्केट में गुडविल नाम भी होता है, जिसके कारण वो शेयर्स या डिबेंचर के थ्रू पब्लिक से पैसा ले लेते हैं, आसानी से मिल भी जाता है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज में आप इतना ही लिखें, काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। फॉरेन कोलैबोरेशन, ध्यान रखें, कभी भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया में आएगी तो बिना कोलैबोरेशन के नहीं आ सकती है, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्राइज कैन नॉट एंटर इनटू एनी नेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, बिना परमिशन के नहीं आ सकते, तो परमिशन कोलैबोरेशन जरूरी है। ग्लोबल एंटरप्राइज आर यूजुअली इंटर टू एन एग्रीमेंट विद एन इंडियन कंपनी, एग्रीमेंट करना पड़ता है पहले इंडियन कंपनी के साथ, किसी इंडियन क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें वो टेक्नोलॉजी बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट ऑफ गुड्स बनाएगा। यूज़ ऑफ ब्रांड, ब्रांड का नाम, जैसे क्या होगा कि हमने क्या होता है कि जनरली अभी देखोगे जॉइंट वेंचर में क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी अमेरिका से इंडिया में आना चाहती है तो अमेरिका की मशीनरी थोड़ी ना लेके आएंगी, वो क्या करेगी, इंडिया में कोई एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढेंगी जो कि उनके अकॉर्डिंग सामान को बना पाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ एप्पल का। एप्पल इनकॉर्पोरेशन यूएसए की ब्रांडेड कंपनी है, आपको पता है कि उसके मोबाइल्स फ़ोन भी आते हैं और उसके आई मोबाइल लैपटॉप वगैरह बहुत ब्रांडेड और महंगे आते हैं। लेकिन उसने अपना क्या कर रखा है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्टैब्लिश कर रखा है, चाइना में। अब इंडिया में शिफ्ट होने वाला है, वो चाइना में स्टैब्लिश कर रखा है। तो क्या वो शिफ्ट होकर कंपनी यहाँ आ गई? नहीं, उसने क्या किया कि चाइना के मैन्युफैक्चरर के साथ जो एप्पल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। एप्पल ने बोला कि मुझे ये रिक्वायरमेंट, ये इंग्रेडिएंट, ये चीज़ों के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? और अगर आप बना सकते हैं तो आप हमारे ब्रांड नेम के, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी चाइना की कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, उसमें ब्रांड नेम किसका चिपक जाएगा? एप्पल का, क्योंकि एप्पल के कहने पर वो बनाया गया है। तो यही एक कोलैबोरेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कोलैबोरेशन। कंपनी यहाँ आ गई कहने का मतलब नहीं है, कंपनी क्या करती है, पैसा लगाती है स्ट्रेटेजिकल, तो ये बोल रही है कि टेक्नोलॉजी भी देगी मैन्युफैक्चरर को, प्रोडक्शन करेगा गुड्स का, यूज़ ऑफ ब्रांड नेम, ब्रांड, अपने ब्रांड का नाम भी यूज़ करने देगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, नो हाउ कैसे बनता है। एमएनसीज में कोलैबोरेट विद द कंपनीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में वो क्या कर सकती है, कोलैबोरेशन कर सकती है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनी के साथ भी। तो कोलैबोरेशन जरूरी है। देयर आर यूजुअली वेरियस रिस्ट्रिक्शंस क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी प्राइसिंग डिविडेंड, इसमें अभी हम जॉइंट वेंचर में पूरा इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कोलैबोरेशन किसके साथ होगा? फॉरेन कोलैबोरेशन इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज, जनरली द कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, और चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, ठीक है। किसी भी सेक्टर की कंपनी, उनके साथ कोलैबोरेशन जरूरी है, और परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की। ध्यान रखना, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इंटरनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन यानी कि ग्लोबल एंटरप्राइज इंडिया में नहीं आ सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, बिकॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द टेक्निकल नो हाउ, इनके पास टेक्नोलॉजी की जो होती है एडवांस होती है कंपेयर टू द लोकल मैन्युफैक्चरर। लोकल मैन्युफैक्चरर से इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जिसका ये यूज़ करते हैं किसी नेशन में, और अच्छे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा गुड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट इनोवेशन, द न्यू प्रोडक्ट। देखिए, जब इंटरनेशनल कंपनीज किसी देश में आती हैं तो वो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं। पहले अगर हम बात करें तो पुराने समय में जो प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वालिटीज़ बहुत डाउन होती थी, ठीक है। अब नए जो प्रोडक्ट आए हैं वो इनोवेटिव हैं, नए नए प्रोडक्ट हैं जो आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जैसे हम एमआई की बात करें, एमआई एक इंटरनेशनल यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो चाइना में रजिस्टर्ड है। तो क्या चाइना से कंपनी ने अपना सारा सामान इधर ला दी? नहीं, कंपनी ने क्या करा, एमआई ब्रांड नेम के अंडर किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ा जो कि एमआई के ब्रांड नेम में उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके, और वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया, सिखाया, ट्रेंड किया वहाँ के लोगों को, और प्रोडक्ट बनाने की इजाज़त ले ली।
तो यहाँ इस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्ट इनोवेशन। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट कौन देता है? इंटरनेशनल कंपनी ही दे सकती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इसको देखते हैं। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ अ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव देन द अदर कंपनीज। देखिए, मार्केटिंग यानी कि मार्केट में सामान बेचने के लिए इनके पास होता खूब पैसा है, तो इनके पास बड़े बड़े होर्डिंग्स के लिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारा पर्याप्त पैसा रहता है, जिसके कारण ये इफेक्टिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। और ऑफर्स, ध्यान रखना, क्योंकि इनका प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत लार्ज लेवल पे होता है। अब आप कहोगे सर इनको घाटा नहीं होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीनेशनल में काम करते हैं। अगर एक नेशन में इनिशियल स्टेज पे यानी कि शुरुआती दौर पे थोड़ा नुकसान हो भी जाता है, तो बाकी जगह से ये कवर कर लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे यहाँ डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये क्या करेंगे, गेन करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआती दौर पे ये खूब सस्ते रेट पर, अच्छे रेट पर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड स्टार्स को ये इन्वॉल्व करते हैं, जिसके कारण क्या कर सकें, सेल प्रमोशन कर सकें, सेल प्रमोट कर सकें। अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बाद है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरी का मतलब हो गया, टेरिटरी का मतलब हो गया कि सीमा, किसी देश की सीमा। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। ऑब्वियसली देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। कोई भी ग्लोबल एंटरप्राइज केवल अपने ही देश में सामान या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, वो बल्कि सर्विसेज अपने सीमाओं के बाहर, अपनी देश की सीमाओं के बाहर भी प्रोवाइड करता है, तो जो कि इसका एक फीचर है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, मैं आपको फिर बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, ये कंपनी किसी एक नेशन में इस्टेब्लिश होती है, इसका हेड ऑफिस किसी एक नेशन में होगा जहां ये इनकॉर्पोरेट हुई होगी, और इसकी ब्रांचेस कई सारी नेशन में होती हैं। तो इसका जो ऑपरेशन होता है, लोकल ऑपरेशन, तो उसी देश के अंदर यहाँ से चलेगा, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है हेड ऑफिस के थ्रू कंट्रोल होता है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नई लाइन लगानी है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? हेड ऑफिस, यानी कि कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है कहाँ से? जहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिस देश इनकॉर्पोरेट होती है। जैसे रिलायंस इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में, तो अमेरिका में भी इसके ऑपरेशन है और देशों में भी इसके ऑपरेशन है, तो कंट्रोल कहाँ से करती है? इंडिया से ही कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसके फीचर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी को लेके मल्टीनेशनल कंपनी के ही जो पार्ट है वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट मतलब जुड़ना, वेंचर्स मतलब दो बिजनेसेस को, कोई भी दो बिजनेस जब एक साथ मिलकर एक बिजनेस हो जाते हैं तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एक्स कंपनी, एक वाई कंपनी है, ये दोनों मिल गए और क्या हो गया, एक अलग कंपनी का नाम बना दिया, उसे बोलेंगे जॉइंट वेंचर। इन्होंने अपने आप काम करना शुरू कर दिया, जॉइंट वेंचर है। ये कॉम्पिटिटर भी हो सकते थे। मान लिया जाए एक एक्स एक प्रोडक्ट बनाता है और वाई भी वही सेम प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अलग नाम से। एक्स भी बेच रहा, वाई भी बेच रहा। अब इन्होंने कहा कि यार मार्केट में क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाएं, जिसके कारण हम प्रॉफिट जो भी होगा मार्केट में बेच सकते हैं और हमारा कोई कॉम्पिटिटर होगा भी नहीं। तो ये जॉइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर कोई एक्स इंडिया की कंपनी है, वाई विदेशी कंपनी है और वो इंडिया में आना चाहती है, तो किसके तरह आएगी? कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने देखा था ग्लोबल एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो वाई कंपनी क्या करेगी? एक्स कंपनी को बोलेगी कि भाई हम आपके क्या करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये कोलैबोरेशन भी यहाँ पर को आता है। तो ये जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल है। जॉइंट वेंचर दोनों तरह का हो सकता है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। भारत के जब दो बिजनेस एक साथ मिलकर एक नया बिजनेस चलाते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं बिजनेस का, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जॉइंट वेंचर। वो भी जॉइंट वेंचर है, लेकिन क्या होगा? लोकल जॉइंट वेंचर है। उसी तरह से अगर कोई कंपनी है एक्स या वाई कंपनी है, वो दोनों, एक वाई कंपनी इंटरनेशनल है या फिर किसी अमेरिका की कंपनी है, एक्स इंडिया की कंपनी है, ये दोनों जॉइंट हो जाती हैं, तो वो भी जॉइंट वेंचर है, लेकिन वो क्या है? इंटरनेशनल। तो जॉइंट वेंचर में मतलब दो बिजनेस एक साथ जॉइंट होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज यू नो हैव स्टडीड अर्लियर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, प्राइवेट और द गवर्नमेंट ओन। तो दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखना। जॉइंट वेंचर में अगर प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाए तो वो भी जॉइंट वेंचर होता है। नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन it is so desired can join hands
विद अनदर बिजनेस, किसी दूसरे बिजनेस के साथ हाथ मिला लेता है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने दोनों के बेनिफिट के लिए। दीज टू ऑर्गेनाइजेशन मे बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और फॉरेन। देखिए प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। तो फॉरेन कंपनी, when two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture। तो ये joint venture को राइज करता है। यहाँ तक की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन पर्याप्त है, यहाँ से लिखने की ज़्यादा ठीक है, यहाँ से ठीक है। when two business, ये पूरी डेफिनेशन है। नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ डिजायर्ड कैन जॉइंट हैंड्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन व्हेन टू एंटरप्राइज से है, ये डेफिनेशन है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कैन जॉइंट वेंचर, ये तो हो गया, इसके आगे ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, वो बाकी का डिटेल है, आप ज़रूर पढ़ लेना। ये बोल रहा है कि अ जॉइंट वेंचर में ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का रिजल्ट भी हो सकता है बिटवीन टू बिजनेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री के दो बिजनेस हैं जो कि एक एग्रीमेंट के थ्रू एक साथ आ जाते हैं। इन दिस केस देयर आर सर्टेन प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज विच विल हैव टू बी अडहेयर टू। हम ज़्यादातर सुनते हैं न्यूज़ चैनल में ना कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए और भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिले और कई सारे मुद्दों पे एक एग्रीमेंट हुआ, कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को किया गया। तो जब दो देशों के, जिसे कह सकते हैं प्रधान, एक साथ मिलते हैं और कई बिजनेसेस के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कई बिजनेस एंटरप्राइज के साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। कौन इन्वॉल्व होती है? गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, और इस कारण भी जॉइंट वेंचर राइज होता है, जॉइंट वेंचर बनता है। ये तो था कि जॉइंट वेंचर कैसे बनाया जाता है। आगे आते हैं, जॉइंट वेंचर के टाइप क्या क्या हैं, इसको आप पढ़िएगा। जॉइंट वेंचर के टाइप हम समझते हैं, पहले सिलेबस में नहीं था लेकिन अब आपके पास है। जॉइंट वेंचर दो टाइप का होता है, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल। जॉइंट वेंचर कितने टाइप का हो गया? इक्विटी बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर होता है कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपीज एंड पार्टनरशिप, ठीक है। जॉइंट वेंचर इक्विटी बेस्ड में क्या होगा? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में कंपनी का हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप का। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जिसमें एग्रीमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंस, मैंने अभी एग्रीमेंट के बारे में बताया था, गवर्नमेंट के बीच में या फिर कंपनीज के बीच में। कॉरपोरेशन एग्रीमेंट होगा या स्ट्रैटेजिक अलायंस जो गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो हम आगे को डिटेल में पढ़ते हैं इसे। देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, सबसे पहला क्या है? CJV, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जो हमने बताया था कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, इक्विटी वाला नहीं। कौन सा वाला बताया था? कॉन्ट्रैक्चुअल वाला। अब इसमें क्या है, इसको पूरा ध्यान रखना, जहाँ से मैं आपको बताऊंगा वहाँ से आपने लिखना भी है और याद भी करना है, और जब भी एग्जाम में आएगा वही आपने बताना है। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। फिर से समझ लीजिए, इस जॉइंट वेंचर में कोई भी नई एंटिटी क्रिएट नहीं होती। एंटिटी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है वाई। एक्स एक अलग कंपनी है, अलग एंटिटी है, वाई एक अलग एंटिटी है। तो इन दोनों के जुड़ने से कोई नई एंटिटी का गठन नहीं होता, कोई नई एंटिटी मर्ज यानी कि इमर्ज नहीं होती है, कोई नई एंटिटी नहीं आती है। जब कोई नई एंटिटी नहीं आएगी, केवल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एंटिटी सेपरेट बनी रहेगी, वाई एंटिटी सेपरेट बनी रहेगी। इन दोनों के मर्जर से कोई नई एंटिटी का गठन नहीं होगा, कोई नई एंटिटी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, तो वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्चुअल, केवल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जॉइंट वेंचर का। तो यहाँ पर से बहुत अच्छी डेफिनेशन है, देखिए, इन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। नई एंटिटी क्रिएट होती ही नहीं है, तो होता क्या है फिर? देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट, केवल एक एग्रीमेंट होता है टू वर्क, वर्क साथ, यानी कि साथ साथ काम करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, हमारा बिजनेस अलग, आपका बिजनेस अलग। ये हो सकता है क्या करें, जैसे मान लिया जाए दो बिजनेस मार्केट में हमारे, एक एक्स एक वाई, या ए और बी ले लो, जो मर्जी ले लो। एक्स के पास क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये ऊन के बिजनेस से कंसर्न है, यानी कि यान बिजनेस से कंसर्न है एक्स और वाई भी, तो इसके पास है यानी कि कलरिंग मशीन इसके पास है, इसके पास है आपके पास वेविंग मशीन है। अब क्या होगा, एक्स
वेविंग मशीन खरीदना चाहता है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, और वाई कलरिंग मशीन खरीदना चाहता है, इसको भी पैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम दोनों साथ में मिल जाते हैं, आप क्या करो, मुझे कलरिंग कर देना, मैं आपको अपनी मशीन का यूज़ करने देता हूँ, आप मुझे अपनी मशीन का यूज़ करने दे दो, तो हम अपना अपना बिजनेस चला लेंगे और हमें क्या होगा, फ़ायदा भी हो जाएगा, इसके कारण हमें कोई नया पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बस उन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, या मशीन को यूज़ करने के लिए। हमारे पड़ोस में होता है ना, आज तुम्हारे यहाँ ये बना है तो वो मुझे दे दो, मेरे यहाँ ये बना तुम ले जाओ, तो दोनों का काम चल जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है। इसमें क्या है, द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप, यहाँ पर कोई ओनरशिप शेयर नहीं करती। ध्यान रखना, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी जरूरी है। हाँ, ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर, कुछ ही चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था टेक्नोलॉजी के। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइजीज, अभी बताएंगे फ्रेंचाइजिंग रिलेशनशिप। इन सच अ रिलेशनशिप देयर आर, आपने केवल इतना ही आंसर देना है, ठीक है, वेंचर यहाँ तक। एग्जाम्पल, टू और मोर पार्टीज हैव एन कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग बिजनेस वेंचर, दो का बिजनेस चलाने का एक उद्देश्य होता है। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, हर एक पार्टी एक इनपुट देती है। बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल, दोनों पार्टी कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ रिलेटिविटी लॉन्गर ड्यूरेशन। ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए रिलेशनशिप नहीं होता कि भाई आज मैंने आपको सामान दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नहीं, लंबे समय के लिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे KFC है, KFC एक क्या है, रेस्टोरेंट बेसिस क्या है, सर्विस है, जो कि जो आपने देखा होगा KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नो हाउ, कैसे बनता है KFC के अंदर जो इसका कंटेंट है, मटेरियल है, वो कैसे बनता है, उसको शेयर करेंगे। जैसे मैं अगर KFC की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ तो मुझे रिक्वायर्ड होगी एक स्पेसिफिक स्पेस की। KFC इनपुट देगा कि मैं क्या करूँगा, पैसा लगाऊंगा, मेरा इनपुट क्या हुआ, पैसा लगाना है और जगह देखनी है। KFC क्या करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करेगा अपने अकॉर्डिंग उस शॉप को फ्रेम करने में, मेरे बंदों को ट्रेंड करने में, बताने में कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू होगा उसका कुछ पार्ट ये शेयर करेगा और कुछ जिससे कह सकते हैं फीस क्या होगी, KFC को जाएगी। और KFC अपना ब्रांड नेम भी देगा किसको, मुझे, कि मेरे ब्रांड नेम के अंदर, यानी KFC के ब्रांड नेम के अंदर आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये है क्या, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल दोनों का होता है। अब एम्प्लॉयज़ को क्या KFC कंट्रोल करेगा, नहीं, KFC के एम्प्लॉय नहीं है वो। जो भी एम्प्लॉय इस KFC के बिजनेस में काम करेगा वो मेरे एम्प्लॉय हैं, उनको ट्रेनिंग किसने दी है, KFC ने दी है। तो मेरा कंट्रोल एम्प्लॉय पर, बिजनेस पर रहेगा, प्रोडक्ट बेचने का। प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे, उसका मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके अंदर की जो डेकोरेशन होगी, जो इंटीरियर डेकोरेशन होगा, कैसे करना है, वो KFC डिसाइड करेगा। तो ये एक एग्रीमेंट होता है, इसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इसमें KFC एक अलग बिजनेस हो जाएगा और हमारा एक बिजनेस अलग ही रहेगा। तो ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब आते हैं EJV, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। एंड इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज, इसमें एक नया बिजनेस निकल के आता है, वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी jointly owned by two or more parties is formed in accordance when the agreement of a party। इसमें क्या होता है, X और Y एक अलग अलग एंटिटी है, ठीक है, इन्होंने एग्रीमेंट किया, एक साथ जुड़ गए और एक साथ एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की। इन्होंने कहा कि हम Z लिमिटेड को बना देते हैं। X और Y तो पहले से ही थी और Z एक और नई बन गई, यानी कि पहले वाले में क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में क्या था, वहाँ पर कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होता है, यहाँ पर कोई एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश होगा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में, ठीक है। यहाँ पर देखो, एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज one in which a separate business entity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties. The key operation factor in such case is joint ownership by two or more parties। यानी कि इस बिजनेस में जो Z बनेगा उसमें ओनरशिप किसकी होगी, X की भी होगी, Y की भी ओनरशिप होगी। तो यहाँ पर कोई यानी कि पुराना बिजनेस में एग्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है। This is an agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into the ownership of an existing entity। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी बताता हूँ। X और Y
ने एक जेड एंटिटी बना ली, या फिर क्या हुआ वाई ने एक्वायर कर लिया एक्स को, अब एक्स होगी ख़त्म और केवल वाई ने इसको क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसे, एब्जॉर्ब कर लेना। तो इस केस में भी क्या हो गया, एक ही एंटिटी एग्जिस्टेंस में रहेगी वाई। तो यही है, देयर इज एन एग्रीमेंट टू ईदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी, या तो एक नई एंटिटी क्रिएट करें, फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू जॉइन इन टू द ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी, या तो उस एग्जिस्टिंग एंटिटी में हो, या फिर अगला देखिए, या फिर क्या हो शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, या तो शेयर्ड ओनरशिप हो, या शेयर्ड मैनेजमेंट हो, या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो जॉइंट वेंचर में क्या होगा कि या तो जॉइंट हो जाए और एक ही एग्जिस्ट रहे, या फिर एक दो एंटिटीज़ क्या करें, दो एंटिटीज़ किसी एक नई एंटिटी का गठन कर दें। ये कहलाता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। यहाँ इक्विटी क्यों बोला गया है, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, जहाँ पर को जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं वो नई एंटिटी में, एंटिटी मतलब बिजनेस में, अपनी ओनरशिप को क्लेम करते हैं, अपनी ओनरशिप को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, वो कहलाता है क्या, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ तक था आपका, इसके बेनिफिट भी हैं, बेनिफिट भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे क्या है यहाँ पर कोई इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के बारे में, यहाँ पर को देखिए, जैसे कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसने क्या करा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्वायर कर लिया, ठीक है, इसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, या ये कोई है पी लिमिटेड पार्टनरशिप का, पी से ले लेते हैं, एक्स लिमिटेड है, ये पार्टनरशिप थी एक्स के साथ, एक्स ने क्या किया कि आपको ही खरीद लिया, ले लिया, तो एक क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया कि भाई हमारे बीच में, या इन दोनों ने मिलकर कोई जेड को एक नई पार्टनरशिप यानी कि एक नई कंपनी फॉर्म कर दी जेड लिमिटेड, जिसमें दोनों की ओनरशिप होगी, कंपनी की भी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी ओनरशिप होगी। तो ये कहलाएगा आपका इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में एक नई बिजनेस एंटिटी एमर्ज होती है, ध्यान रखना है, एक नई एंटिटी एमर्ज होती है, जो किसके प्रयासों से एमर्ज होगी, कोई ना कोई दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के मिलने के कारण, एग्रीमेंट के कारण। इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, चलिए। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, ऑब्वियसली जब दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइज इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ पर को रिसोर्सेज और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। रिसोर्सेज का मतलब होता है आपका लेबर कैपेसिटी, यानी कि पहले जो बिज़नेस में जो लेबर थे, अब दो के लेबर, दो के एम्प्लॉयज़, दो के वर्कर्स, दो की मशीनरी, तो रिसोर्सेज, दो का पैसा, दो बिज़नेस का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर एक बिज़नेस कम प्रोडक्शन करता था, दूसरा बिज़नेस भी कम प्रोडक्शन करता था, तो दोनों मिलकर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये कहलाता है इंक्रीज इन द कैपेसिटी या रिसोर्सेज। एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नए मार्केट में जब हमने इन्वॉल्व होना होता है तो हम कंपटीशन को छोड़कर एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम ज़्यादा नेटवर्क यानी कि ज़्यादा इलाके तक पहुंच पाएंगे और प्रॉफिट को शेयर कर पाएंगे। एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना है, टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द मोस्ट ऑफ द बिजनेस टू एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द, ये किसके लिए बताया गया है, ये इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के लिए बताया गया है। जब कोई बिजनेस एंटिटी क्या करती है, एक फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन करती है, तो उसका मेजर एम क्या रहता है, नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना। तो इस जॉइंट वेंचर से नई टेक्नोलॉजी को एक्सेस भी प्राप्त हो जाता है। इनोवेशन, इफ अ कंपनी वांट्स टू इनोवेट इन देयर प्रोडक्ट, want to manufacture new kind of product with the help of the foreign collaboration, then this kind of joint venture is suitable for the businesses। तो joint venture इसके लिए ज़रूरी होता है। if company do not have the such and talent, इस तरह का टैलेंट नहीं है तो कंपनी joint venture का इस्तेमाल करती है। low cost production, if company is not able to produce more and more goods with the capacity production, then by merging, then by involving the joint venture, the company may produce larger amount of quantity, ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन करेंगे, जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। अब आप कहोगे सर कैसे कम होती है, बताता हूँ। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मार्केट में मेरी प्रोडक्ट, मैंने एक दुकान खोलता हूँ और मान लिया जाए मैं दुकान खोलता हूँ किसी चीज़ की, कोई प्रोडक्ट बनाने की, आपको जो पसंद है हम उसी का नाम लेते हैं,
चलिए हम बोलते हैं समोसा बनाने का, एक दुकान खोलते हैं समोसा बनाने का। अब उसके लिए मुझे कढ़ाई वगैरह चूल्हा वगैरह चाहिए, जिसमें मैंने 10,000 रुपये लगाए। कितने रुपये लगाए? 10,000 रुपये लगाए। लेकिन मेरी दुकान में कोई आया ही नहीं, क्योंकि नई नई दुकान थी, और जब आया ही नहीं तो फिर मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं। अब प्रोडक्शन नहीं किया यानी कि मैंने सामान नहीं बनाया, तो फिर मेरे 10,000 रुपये तो फंस गए ना। तो मेरा 10,000 रुपये, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरे कितने रुपये लग रहे हैं? 10,000। ठीक है, क्योंकि मैंने चूल्हा वगैरह तो खरीद ही लिया, कढ़ाई वगैरह, उसमें तो खर्चा ही हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ग्राहक आए। तो क्या हुआ, मैंने ग्राहक आए और मेरे केवल 50 समोसे बिके। कितने समोसे बिके? 50। मैंने कितने रुपए लगाए थे? 10,000 रुपये लगाए थे। कितने रुपए लगाए थे? और समोसे कितने बने? 50,000। तो अच्छा 10,000 रुपये तो लगाए थे कि क्या करने में? मशीन वगैरह यानी कि कढ़ाई, करछी, चूल्हा खरीदने में। अब 50 समोसों के लिए मुझे आलू वगैरह भी तो लगे होंगे, तो मान लेते हैं 20 रुपये के आलू मैदा लगा। तो मुझे कुल मिला के देखो कितना खर्चा आ गया, देखिए ना। 10,000 रुपये तो लगा भैया किसमें? मेरा कढ़ाई वगैरह में, और 20 रुपये लगा इसके मटेरियल में। कितने समोसों का था ये? 50 समोसों का। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक समोसे की कॉस्ट कितनी आ गई? एक समोसे की कॉस्ट लगभग 200 रुपये के आसपास आ गई। 200 रुपये का एक समोसा, तो यानी कि कॉस्ट बढ़ गई। तो हमें क्या चाहिए, इसको कैसे कम कर सकते हैं? इसको कम किया जा सकता है प्रोडक्शन को बढ़ा के। सोचो अगर मार्केट में मेरा नाम बड़ा चलने लगा और हर दिन मेरे 1,000 समोसे बिकने लगे, तो 30 दिन में कितने बिकेंगे? आप बोलोगे एक दिन में 1,000, तो 30 दिन में 30,000। और 30,000 रुपये का सामान बिका। मैंने 10,000 रुपये तो लगाए थे किसमें? मशीन में, यानी कि कढ़ाई वगैरह में। और मटेरियल अगर मैं लगाऊं कितने बेचने में, आपका 1,000 समोसे, 1,000 समोसे तो 30,000। और अगर 5 रुपये का भी एक समोसा हुआ तो 5 रुपये मैंने लगा दिए। ठीक है, 5 रुपये किसमें लगा दिए मैंने? एक समोसे में। 30,000 समोसे बेचे, 5 रुपये का एक समोसा। ठीक है, जबकि कितने रुपये लगे थे? 10,000 रुपये लगे थे, और इसमें मान लिया जाए 2 रुपये का मटेरियल लगा। एक समोसे पे 2 रुपये का, तो 30,000 रुपये कितने का लगा? देखो 30,000 रुपये 2 रुपये के हिसाब से 60,000 का ये मटेरियल लगा। तो टोटल कॉस्ट मेरी आई, मेरे को लगे 70,000 रुपये लगे समोसे बनाने में, और मुझे मिले कितने? 1,50,000 रुपये मुझे क्या मिले? आपको 50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये मुझे सामान को बेच के मिले। लगे 70,000, मिले 1,50,000। तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, इसको देखते हैं। मुझे रेवेन्यू कितना हुआ ये देखते हैं सबसे पहले। मुझे रेवेन्यू कितना हुआ और कॉस्ट कितनी हुई, समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ, मेरी कॉस्ट है 70,000 रुपये, जैसे मैंने बताया था, और मैंने समोसे बनाए। आपको बताया था मैंने 1,000 एक दिन के समोसे बिकते हैं, तो 30 दिन के कितने बिके? 30,000। तो मेरी कॉस्ट क्या आ गई प्रोडक्शन बढ़ने के साथ? देखिए कितनी आ गई। पहले 200 रुपये आ रही थी, 4 जीरो अगर मैं माइनस करता हूँ 2.3 रुपीज़। 200 रुपये से कॉस्ट कम कैसे हो गई? कम इसलिए हुई क्योंकि कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तभी कॉस्ट को लो कर सकते हैं। पहला, जब हम क्या करें, कैपेसिटी को बढ़ाएं। दूसरा, हम क्या करें, लेबर्स वगैरह को इतना ट्रेंड कर दें या इतनी हैबिट ले आएँ कि वो लॉस करें नहीं, नुकसान करें ना। ठीक है, नुकसान होता है ना कभी कभार खाना बनाने में, कभी कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये किस कारण से हो सकता है? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। दूसरा, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय एंटरिंग इनटू द जॉइंट वेंचर। तो ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अब आते हैं इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, अब क्या होता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ पिथौरागढ़ में या आपका कहीं इंडिया में, जिसको कोई नहीं जानता। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ क्या करता हूँ, पार्टनरशिप कर लेता हूँ या जॉइंट वेंचर कर लेता हूँ जिसका मार्केट में नाम है। जैसे मैंने बोला रिलायंस के साथ या जियो के साथ, मैंने कहा कि उसके साथ कोलैबोरेशन। तो मैं जियो के साथ जैसे ही कोलैबोरेशन करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट अब जियो के ब्रांड नेम के अंडर बिकने लगता है। तो ज़्यादातर कॉरपोरेशन क्या होते हैं जो छोटे, जिसे मतलब हम आगे को पढ़ेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमईज़। तो एसएमईज़ के लिए गवर्नमेंट का वो क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जितनी भी बड़ी कंपनी है अपने जो सामान है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज से खरीदेंगे। इनका अपना तो कोई ब्रांड नेम नहीं होता, लेकिन अंडर जॉइंट वेंचर ये अपने प्रोडक्ट को उनके ब्रांड नेम से बेच सकते हैं, मार्केट में बिक जाता है। ठीक है, तो ये हैं इनके फीचर्स।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ जॉइंट वेंचर और ग्लोबल एंटरप्राइज पढ़ा, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। और तब तक के लिए थैंक यू। और कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी